जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के सभी प्रश्न को देखेंगे। फ्रेंड, हम लोग एडुटेरिया का जो भी प्रैक्टिस सेट वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? तो हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति कहाँ से मिली है? तो बनावली से। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे केंद्रीकृत एकाधिपत्य। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो जहांगीरनामा में जो है नागपुर राज्य के हाथी का जो उल्लेख किया गया है उसका नाम था श्यामचंद्र। श्यामचंद्र, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम सजाना है। तो पहला दिया हुआ है ख्वाजा अली हुज्जबीरी, दूसरा है शेख बदरुद्दीन समरकंदी, तीसरा है शाह नियामतुल्लाह कादरी, चौथा है ख्वाजा बकी बिल्ला। तो ये फ्रेंड ये जो है सभी सजाया हुआ ही है 1, 2, 3 और 4 में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? देखिए फ्रेंड, नहीं है वाला में तो कुछ भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कौन कौन इससे संबंधित थे वो हम लोग याद रख लेंगे। पहले तो याद रखिएगा मौलाना मजरुल हक, दूसरा याद रखिएगा चंद्रवंशी सहाय, तीसरा याद रखिएगा सरफराज हुसैन, और नहीं कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी फखरुद्दीन अली अहमद आंसर हो जाएंगे। थे कौन कौन? तो मौलाना मजरुल हक, चंद्रवंशी सहाय और सरफराज हुसैन। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? सुल्तान का जिक्र किया गया है, तो ये जो सुल्तान हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है सती प्रथा रोकने का ये प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है, साम्राज्यवादी लेखक ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया? तो सीधा साधा दैत्य कहकर जो है फ्रेंड टीपू सुल्तान को संबोधित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की यदि बात करें तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है फ्रेंड चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुआ था, और इसे शेर ए मैसूर के नाम से भी जानते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस सिख धर्मगुरु के पुत्र उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की थी? तो उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक के पुत्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो महात्मा गांधी संबंधित किससे नहीं थे? देखते हैं, यंग इंडिया से थे, हरिजन से थे, इंडियन मिरर ये गलत हो जाएगा, और इंडियन ओपिनियन इससे भी थे। तो इंडियन मिरर किसका पुस्तक है? तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन याद रखिएगा आप लोग, किसका है पुस्तक इंडियन मिरर? तो केशव चंद्र सेन का। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोटा पहाड़ी का मुख्य पहचान क्या है? लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान
क्या है? तो लोटा पहाड़ का जो मुख्य पहचान है ना, उसमें आदि मानव का एक केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर बी में है प्रस्तर कालीन आदि मानव का केंद्र। लेकिन पूछेगा लोटा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में ये स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम जब आया है तो पहले तो ईस्वी इसका याद रखेंगे। पहले है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी, याद रखिएगा। एक मिनट, 1899 से 1900 ईस्वी याद रखिएगा। और इससे संबंधित नेता क्या हो जाएंगे? तो बिरसा मुंडा। इससे संबंधित नेता क्या हो जाएंगे? बिरसा मुंडा। चलिए, तो ये 1899 से 1900 था। आगे है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। इससे संबंधित नेता कौन थे? अली मुसलियार। अली मुसलियार थे, इसे याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह से संबंधित नेता कौन हो जाएंगे? सिद्धू कानू। सिद्धू और कानू याद रखिएगा फ्रेंड, कान्हू याद रखिएगा। और दक्कन विद्रोह ये कब हुआ था? तो दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में। तो आपके सामने सारा का ईस्वी लिख दिया गया है, अब आप सजा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएंगे? 1855-56 वाला ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 तो बी और डी में ही दिख रहा है। तो 2 के बाद 55-56 के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड? 1874-75, मतलब 2 के बाद 4। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार और ईस्वी आप लोग याद रख लीजिएगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 90, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। मोपला विद्रोह 1921, अली मुसलियार इसके नेता थे। और संथाल विद्रोह 1855-56, सिद्धू कानू इसके नेता थे। दक्कन विद्रोह जो है 1874-75 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? तो डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, और इनाम कमीशन यदि पूछे इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इनाम कमीशन का जो उद्देश्य है भूमि संबंधी विवेचना करना, ये था। भूमि संबंधी विवेचना इसका उद्देश्य थे फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री जो थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या अब 17 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, बिल्कुल सही है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ये भी ठीक है। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की बात यहाँ पे की गई है, ज्वालामुखी पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो, और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो एकांगुआ, सभी सही है। अब जो है कोटोपैक्सी कहाँ है, इसे याद रखेंगे हम लोग। तो कोटोपैक्सी जो है फ्रेंड ये इक्वाडोर में है, ये इक्वाडोर में है, इसे याद रखिएगा। ओजस डेल सलाडो कहाँ है? तो ओजस डेल सलाडो ये चिली प्लस अर्जेंटीना की सीमा पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अर्जेंटीना की
सीमा पर है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शांत ज्वालामुखी जो एकांगुआ है ये कहाँ है? तो ये जो एंडीज पर्वत है ना, इसकी ऊंची चोटी एकांगुआ कहलाती है और एंडीज पर्वत के ऊपर ही स्थित है। और कहाँ पे? तो साउथ अमेरिका में। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो एकांगुआ, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो लीना, येनेसी, ओबे, ये सभी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाते हैं। ये पूछेंगे ये सभी नदी कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लीना, ओबे और येनेसी। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न है भारत की निम्नलिखित फसल पर विचार कीजिए। तो मूंगफली दिया हुआ है, तिल दिया हुआ है, बाजरा दिया हुआ है और पूछा है उपर्युक्त में कौन सी प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल है? तो मूंगफली, तिल और बाजरा ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनबास क्षेत्र ये भी बहुत चर्चा में रहा था रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान, इसे याद रखिएगा। हालांकि ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा डोनबास क्षेत्र है कहाँ? तो यूक्रेन में, याद रखिएगा, यूक्रेन में है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन से कायांतरित सेल हैं? तो कायांतरित सेल का उदाहरण कौन है? ये पूछा गया है इसमें। तो याद रखिएगा इसमें जो नीस और सिस्ट है ये कायांतरित सेल का उदाहरण है, नीस और सिस्ट। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 22 को देखते हैं। प्रश्न है गांव, शहर, राज्य, देश और उनकी सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र। तो जिसमें गांव, शहर, राज्य, देश, आप जो सारा चीज़ पढ़ सकते हैं ये राजनीतिक मानचित्र में होता है, पॉलिटिकल मैप में ये होते हैं। और भौतिक मानचित्र में क्या होते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। भौतिक मानचित्र में कल भी पढ़े थे, इसमें पर्वत हो जाएंगे, पर्वत के अलावा मैदान हो जाएंगे, मैदान के अलावा इसमें नदियाँ भी, याद रखिएगा। ये भौतिक मानचित्र होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल रूप से जिसको हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र। और एक दिन और हम लोग कल के ही वीडियो में पढ़े थे कि थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है। तो थीमेटिक मानचित्र में वनस्पति होते हैं, इनके अलावा उद्योग होते हैं, उद्योग के अलावा वर्षा इसमें होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। याद रखिए ये थीमेटिक था, थीमेटिक में वनस्पति, उद्योग और वर्षा। भौतिक में क्या था? पर्वत, मैदान, नदियाँ। और राजनीतिक में गांव, शहर, राज्य, देश और उनकी सीमा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर था। अगला प्रश्न है महासागर की भूपरपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो महासागर की भूपरपट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की बहुलता होती है। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है फ्रेंड भारत के लगभग 40% भाग पर पाए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। खास करके जो तटीय इलाका होता है, तटीय भाग में कौन सी मिट्टी की प्रधानता होती है पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी ही हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न है निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा गया है? मतलब रोटी की डालिया कहा गया है। तो मध्य अक्षांशीय घास के स्थल को जो है ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। इसमें बायोम पूछा गया था, तो मध्य अक्षांश घास स्थल इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रेडियो तरंग पर किस सूचना के अधिरोपण की प्रक्रिया का नाम है? मतलब रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 27 को देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता
कहाँ अधिकतम होगी? तो सबसे ज़्यादा जो इसका तीव्रता होगा ध्रुव पर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर विषुवत रेखा पर पूछ दे कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो ये क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर त्वरण पूछ दे क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण, तो शून्य होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? न्यूनतम। और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा? शून्य। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होगा? तो ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 29 नंबर। प्रश्न है, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है। यदि भूमि क्षारीय हो जाता है तो उसको किसका प्रयोग करके सुधार सकते हैं? जिप्सम का प्रयोग करके सुधार सकते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, जिप्सम का प्रयोग करके सुधार सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, और जिप्सम का सूत्र बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम किसका गलनांक है? तो पारा का गलनांक है। पारद का जो है सबसे कम गलनांक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाता है। पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से कौन बचाता है? वनस्पति को। तो कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। और यदि पराबैंगनी किरण डायरेक्ट मनुष्य के त्वचा पर पड़ता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो त्वचा कैंसर ही होते हैं। याद रखिएगा, त्वचा कैंसर जैसा रोग हो जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आँख एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहता है? यदि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ई में यहाँ पे एनीमिया लिख दिया जाए, एनीमिया यदि लिख दिया जाए तो यकीन मानिए 70% छात्र एनीमिया ही आंसर करेंगे। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है? मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति यानी रक्त की कमी को क्या कहा गया है? तो एस्कीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और पूछा जाएगा रक्त की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तब हो जाएगा आपका एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आइस क्रिस्टल का सिद्धांत जो है बर्गरान के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, बर्गरान के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में, कब? 1904 में कहाँ लगाया गया था? तो मद्रास में लगाए गए थे। और वहीं यदि पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? तो 1824 में। और कहाँ पे? तो ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। याद रखिएगा, 1824 में विश्व में और 1904 में भारत में यानी मद्रास में। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये नई दिल्ली में स्थित है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाइक, तो चाइक के नाम से जो है शारदा नदी को जाने जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 38 को देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? तो ये चीन में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कुछ संस्थान और उसकी स्थिति बताना है, कौन कहाँ है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी,
बिल्कुल सही है, मतलब इसमें ना गलत को चुना है। आगे है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है, ये गलत है। कहाँ हो जाएंगे, तो ये झांसी हो जाएंगे, इसे आप लोग याद रखें, कहाँ हो जाएंगे, तो झांसी। आगे है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, सभी सही थे, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये गुजरात में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी होती है, तो 40%, 40%, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर में, मिलान करना है। पूर्ण लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो एडम स्मिथ से। पूर्ण लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है, एडम स्मिथ से। बिग पशु सिद्धांत किसने दिया था, आर रोडन, जिसका पूरा नाम है पॉल रोसेनस्टीन रोडन, जिसे आर रोडन भी बोलते हैं। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत, तो रिचर्ड आर नेल्सन। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का संबंध रिचर्ड आर नेल्सन से संबंधित है। और संतुलित विकास का सिद्धांत तो रैगनर नरकसे से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है 1 का 2, 2 का 1, मतलब 1 का 2 मतलब 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 44 को अब देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 में है, किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है, तो किन्स, प्रोफेसर किन्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, ओकुन्स नियम, ओकुन्स लॉ जो है ये किससे संबंधित है, तो ओकुन्स लॉ बेरोजगारी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सबसे पहले तो याद रखिएगा आय संपत्ति, उपहार, ये सभी क्या हैं, केंद्र सरकार। आय संपत्ति उपहार ये सभी क्या हैं, तो केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आयकर आई है, तो आप तो अब बता सकते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर यहाँ है, प्रत्यक्ष कर यहाँ है ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। तो ये प्रत्यक्ष कर आय क्या है, ये प्रगतिशील है, आगे बढ़ती रहती है हमेशा। तो प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, तो ये निर्यातकों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विनिवेश क्या है, विनिवेश क्या है, तो ऑप्शन है इसमें निजी कंपनियों के शेयर निजी कंपनी को बेचना, पहला ऑप्शन था इसमें। आगे है सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम के शेयर को बेचना, तो आपका आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम को बेचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, और लास्ट में ना लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए सभी को पढ़ना जरूरी है। पहला है करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, करों की शुद्ध आय के शेयर को आवंटित करना। तो यहाँ तो लग रहा है कि ये वित्त आयोग से संबंधित होना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं। सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को नीचे रखना, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध को देखना, तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध कौन देखता है, यहीं से तो पकड़ा गया ऑप्शन नंबर सी से भी। इसका आंसर हो जाएगा सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 280 में है, 280 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और ये आज का
लास्ट प्रश्न होंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। तो प्रवाल भित्ति में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के 50 प्रश्न का सॉल्यूशन हम देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, और हो सके तो इसे अगले स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे कोई अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। चलिए, धन्यवाद।